मैं थोड़ा आपके सिलेबस में फिर से जा रहा हूँ स्टार्टिंग ऑफ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि फर्स्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि दिस इज अ पार्ट बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड हीट, टू डिफरेंट सब्जेक्ट मर्ज टुगेदर, ठीक है। तो मैं जो पोर्शन करा रहा हूँ ये यूनिट 2 है। इसमें मेजर जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और किस टाइप के गैस है, जो कि आइडियल गैस। आइडियल गैस के बारे में आप लोग क्लास 12 में पढ़े हो, 11 में पढ़े हो, लाइक इट डोंट इंटरैक्ट, दैट मीन्स देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड, इट डोंट हैव एनी इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका क्या मतलब होता है? इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स वाइब्रेशन, एंड इफ यू हैव इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम and potential energy, that means like you have a carbon dioxide molecule linear, so it can vibrate, ठीक है। वाइब्रेशन का मतलब होता है इलास्टिक, कोई ना कोई इलास्टिसिटी है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, सो इट विल हैव ए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे जहाँ पे इंटरनल पोटेंशियल हो सकता है। इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मान लो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, एंड इवन वी कंसीडर इट रिजिड, ठीक है, स्टिल उसमें रोटेशन के वजह से एनर्जी हो सकती है, जैसे ये मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा, ठीक है। सो इफ इवन इफ यू डोंट हैव अ पोटेंशियल एनर्जी, सपोज रिजिड, स्टिल इट विल हैव ए रोटेशनल मोशन। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम नहीं लेंगे, ठीक है। हम यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आइडियल गैस को ले रहे हैं। वाई? बिकॉज इट्स ईजी टू डू मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर एक बार हमको मैथमेटिक्स समझ में आ गया तो हम आगे जाएंगे। तो फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स जो फिजिकल सिचुएशंस होती है, जो प्रॉब्लम्स, तो पहले उसको फील करता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन वी राइट इट इन ए मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। देन वी सॉल्व इट, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी ट्राई टू इंटरप्रेट व्हाट वी हैव सॉल्व्ड, मीन्स उसकी जो मैथमेटिकल रिजल्ट है वो क्या दे रहा। देन वी अगेन कोरिलेट विद द फिजिकल सिचुएशन, एंड हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एजम्पशंस है वो कितना फिजिकल है, देन वी इम्प्रूव द मॉडल। तो इस तरीके से फिजिक्स की जो मॉडल्स है वो डेवलप होता रहता है। तो एकदम बेसिक में क्या है, हम लोग आइडियल गैस मॉडल लेंगे जिसमें इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, मॉलिक्यूल्स की जो फाइनाइट वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट करेंगे, सरफेस के साथ इंटरेक्शन नेग्लेक्ट करेंगे, यू नो इट, ग्रेजुएट अभी क्लास 12 में आप पढ़ चुके हो। तो ऐसे गैस के जो क्लास 12 में आप नहीं पढ़े थे वो था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि पूरा इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, सपोज वी हैव अ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10⁻23, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि वी वांट टू नो, सपोज the velocity has a minimum value and a maximum value. Minimum value obviously if it is static, maximum value some value, of course it's not light, some physical value. Then we want to know, suppose my velocity, हाँ, तो यहाँ पे एक चीज का आइडिया ये होगा कि बेसिक आइडिया डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जो रैंडम वेरिएबल होती है वो डिफरेंट वैल्यूज को ले सकता है। लाइक मान लेते हैं कि अगर इट्स अ डिस्क्रीट, ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम बोल देंगे कि मॉलिक्यूल्स हैव अ वैल्यू वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी सपोज 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, देन वी कंसीडरिंग दैट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिस्क्रीट। आइडियल केस में ऐसा है नहीं, बिकॉज इट कैन हैव एनी वैल्यू। सो आइडियली दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो रैंडम वेरिएबल है वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेता है, इट टेक्स अ रेंज, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू वी गिव इट अ रेंज, लाइक हियर आई से भाई माई जो वेलोसिटी है वो v टू v प्लस dv के अंदर क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट माई वेलोसिटी रेंज इज फ्रॉम 30 to 32 मीटर पर सेकेंड, तो 30 से 32 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन है। दैट मीन्स सपोज विद इन दिस रेंज आई हैव 10,000 मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन क्या होगा, 10,000 बाई 10⁻23, ओके। तो ये हो जाएगी probability of the molecules, or equivalent to probability of the molecules that my velocity is between v to v plus dv, that means v is 30 and dv is 2, so 30 to 32 इसके बीच
तो हमको ये समझना होगा व्हाट इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज अ रैंडम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज यहाँ difference of velocity is very small and so practically it can take any value, but the random velocity, random variable representing the velocity, इस वजह से मेरी जो distribution होगी ये continuous. I am talking little bit about statistical language, right? और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये एकदम स्टार्टिंग, आई मीन ये आगे जाके एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ज करता है. एंड आई टोल्ड यू दैट वी हैव 3 टाइप ऑफ स्टैटमैक. द बेसिक वन इज क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, देन वी हैव बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिराक. तो फर्मी-डिराक एंड बोस-आइंस्टाइन काफी बाद में डेवलप हुई थी. एंड बोस-आइंस्टाइन मींस आपका एस-एन बोस and Einstein, and Fermi-Dirac is for Enrico Fermi and Dirac. ठीक है, तो दोनों अलग अलग केस में यूज होता है. Fermi-Dirac स्पिन हाफ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एंड बोस-आइंस्टाइन फॉर इंटीजर स्पिन लाइक फोनॉन मैग्नॉन्स के लिए. तो ये हो गया क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में जब जहाँ पे मेरी कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, दैट मीन्स थर्मल फ्लक्चुएशन इज लो. ठीक है, वहाँ पे क्वांटम फिनोमिना होती है और ये दोनों स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे यूज होती है. बट इन जनरल जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, दैट मीन्स थर्मल वेवलेंथ इज स्मॉल, तो वहाँ पे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स यूज होती है. कौन सी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स? ये वाली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, मोस्ट कॉमन. ठीक है, इस वजह से हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से. आपकी बाकी दोनों स्टैटिस्टिक्स बाद में पढ़ोगे ऊपर जाके. ठीक है, तो यहाँ पे बस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन. तो पूरी जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इट्स बेस्ड ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन. यही वजह है कि आपकी सिलेबस में ये जो वर्ड लिखा हुआ है, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स लॉ, दैट मींस इट इज फॉलोइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. अच्छा चलो, अब चैप्टर 5, इस किताब की चैप्टर 5. तो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी हमारी पहला पार्ट है, जैसे कि सिलेबस कहता है. और फिर हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा सा समझने की कोशिश किए थे कि चीजें क्या है, राइट? सो व्हाट वी हैव डन अ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी ट्राइड टू गेट व्हाट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकली लुक्स लाइक, राइट? तो इसको करने के लिए हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? I think we have reached up to 5.8. That means we started with one direction, suppose x direction, then we derived 5.4. That means, and we represented this by g of x, right? The probability that the molecule have velocity between v and v2 dv, that means probability that the molecule have this value is given by equation 5.4. ये लास्ट क्लास में हम लोग डिराइव किए थे. ठीक है, फिर हम लोग इनको तीनों डायरेक्शन में Vx, Vy एंड Vz इंडिविजुअली, दैट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बट इट्स कंपोनेंट. ठीक है, तो उसको 5.8 मैंने तीनों को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, करने से मुझे 5.8 मिल गया. फाइन. वेटिंग लॉबी, हु इज वेटिंग? आई डोंट नो. ठीक है, सो अब हमको थोड़ा सा ये बताओ आगे जाने के पहले, बिकॉज नाउ विल गो अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट, एंड वी विल राइट द सेम थिंग g of x इन टू बी f of x. ठीक है, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन ना देख के उसकी जो वैल्यू, वेलोसिटी का जो वैल्यू है, स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे. अब यहाँ पे बिफोर आई गो फर्दर, टेल मी, ये पोर्शन क्लियर था? Yes, sir. Up to the equation 5.8, is it clear? जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, and or you want to do something more? थोड़ा सा और, I mean, what is your opinion? ये यहाँ तक सभी लड़कों को क्लियर है कैसे ये डिराइव किया गया था, whatever? तो थोड़ा फिर से एक बार. फिर से एक बार. Okay, so the essential funda was that we write g of x to be the molecular fraction between
हैविंग वेलोसिटी बिटवीन vx टू vx प्लस dvx। यहाँ पे हम कंपोनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन को बात कर रहे हैं, नॉट द टोटल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, राइट। ठीक है, सो वी राइट, we have considered that this statement we have considered. We define velocity distribution function as fraction of molecules with velocity in a particular direction between vx and vx plus dvx to be gx d, ये वाली g of vx, because g is a function that depends upon vx and we multiply it with the interval dvx, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट किए। Then without proving Maxwell distribution, I state that if we have an energy E, then Maxwell's distribution say that the probability, or here it is the molecular fraction, should be e to the power exponential to the power minus e by k beta t, where k beta is Maxwell's constant, ठीक है। So ये क्या है, Maxwell Boltzmann's factor। तो बोल्ट्जमैन फैक्टर ये बोलता है कि किसी भी अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी E है तो उस का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, e टू द पावर माइनस e बाई के बीटा टी, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है, और बोल्ट्जमैन फैक्टर डेरिवेशन नहीं कराएंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आप जान लो ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एनर्जी क्या होगी, अगर एक ही डायरेक्शन को देखते हैं, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी हो गई या हाफ एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के बीटा टी, और उसको एक्सपोनेंशियल पे उठा देंगे, सो दैट विल बी माय बोल्ट्जमैन फैक्टर। फाइन, समझ में आया ये स्टेटमेंट? सर जी सर। ये आपने इधर जो अपने लास्ट में लिखा है e टू द पावर ऑफ रेवलेंट एनर्जी इन दिस केस हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, ये क्या है? यार मान लो किसी एक मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होती है? हाँ सर, वो तो होती है। ठीक है, और फिर मैं ये कह रहा हूं कि बोल्ट्जमैन फैक्टर होती है जो भी एनर्जी होगा, अगर एनर्जी E है तो बोल्ट्जमैन फैक्टर होगा एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस E बाई के बीटा टी। ओके, ठीक है, तो आपका ये फैक्टर आता है, एंड बोल्ट्जमैन फैक्टर रिप्रेजेंट the here Boltzmann factor will represent this molecular fraction because Boltzmann factor is actually the probability, और यहाँ पे molecular fraction probability को ही represent करेगा, ठीक है। So the molecular fraction, that means fraction of molecule having velocity between v to v plus dv is represented by the Boltzmann factor, ठीक है। इस वजह से मैंने इक्वेशन 5.2 को लिखा, समझ में आया? ओके सर। अब आगे क्या करेंगे, जब प्रोपोर्शनलिटी है इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, करने के लिए हमको एक कांस्टेंट चाहिए होगा, हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एंड सेकंड थिंग वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को जो है हमको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये अब देखो ये वाली जहाँ पे मेरी ये पॉइंटर है, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगा, दैट हैज टू बी 1, ठीक है ना। लुक एट फिगर 5.2, ये g ऑफ x जो है ये एक बेसिकली गॉसियन फंक्शन है, ठीक है। ये e टू द पावर सम x स्क्वायर बाई के बीटा टी, ये गॉसियन फंक्शन का है। इट लुक्स लाइक दिस वन, राइट। C3 कैसे दिखता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस सम अल्फा कांस्टेंट x स्क्वायर dx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर पाई बाई अल्फा। ओके, ये आपको प्रूफ नहीं करना है, ये डिराइव किया जा सकता है, बट इट इज वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। और इसको दिखने में कैसा होता है, गॉसियन e टू द पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर। लुक एट द फिगर C2, ये एक गॉसियन का डम्बल शेप है, ठीक है। ये कैसे कहते हैं, घंटी की तरह होता है, ठीक है, बेल शेप्ड। फाइन, तो आपकी जो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन की जो मैथमेटिक्स है वो बेल शेप्ड ही होती है, ओके। तो ये वही चीज जो है हमने 5.2 में भी दिखाया। फाइन, देन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टू गेट द कांस्टेंट,
तो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5.2, ठीक है, 5.2 में ये प्रोपोर्शनलिटी है, बेसिकली इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल। समझ में आ रहा? फाइन। एंड देन व्हाट आई एम डूइंग, लेफ्ट हैंड साइड को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, दैट बिकम्स 1। दैट मीन्स a multiplied by exponential this one, if integrate from minus infinite to infinite, that will be 1। समझ में आ रहा? हाँ, सर 1 क्यों? 1 मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी। ये आप कोई भी एक माने असेंबली का टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता ही है ना, सबको अगर ऐड करोगे तो हाँ। या समेशन की जगह या इंटीग्रेशन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है ना। मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। इंडिविजुअली तो ये प्रोबेबिलिटी है। हम जब कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन जिसकी वेलोसिटी ये है, दैट सिंपली मींस इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखना चाहे तो टोटल मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन क्या होगा? 1। व्हाई? बिकॉज मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन मींस प्रेफर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय टोटल, और ऊपर जो है न्यूमरेटर को अगर हम सम करते हैं तो दैट विल बिकम टोटल मॉलिक्यूल, डिनोमिनेटर भी टोटल मॉलिक्यूल। सो अगर हम मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन को टोटल सम करते हैं वो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी देख सकते हैं। ओके, समझ में आया? सो 5.2 को अगर हम लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेट करते हैं, दैट बिकम्स 1, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है? a इंटू एक्सपोनेंशियल दिस टर्म, इसको भी वही इंटीग्रेशन करना है। फाइन। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू 5.3 में दी हुई है। ये कहां से आया? दिस इज फ्रॉम स्टैंडर्ड गॉसियन इंटीग्रल। कौन सा है? ये वाली। लुक एट इक्वेशन C3, ठीक है। यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा इज नथिंग बट व्हाट? टेल मी, व्हाट इज अल्फा? कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? माइनस नहीं है, दोनों में माइनस लगता है। m बाई ट्वाइस के बीटा टी, इधर भी तो माइनस ही है ना, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो माइनस क्यों लेगा? अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? m बाई ट्वाइस के बीटा टी, ठीक है ना। एंड तब रिजल्ट क्या होता है? पाई बाई अल्फा, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन इट पाई बाई दिस टर्म। समझ में आया? यस सर। सो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट की वैल्यू इसका इनवर्स होगा। लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1 इनटू दिस सम, तो a इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? लेफ्ट हैंड में क्या था? 1, राइट हैंड में था a मल्टीप्लाइड बाई 5.3, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगा? इसका रिवर्स। यस सर। हुआ ना? तो 5.4 आ गई थी। यस सर। गुड। यस सर। चलो, अगर ये हो गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें 5.4 आ गई, फिर हमको पता है कि हाँ लेफ्ट साइड में ऊपर 1 वाली था ना, इक्वेशन है ना वो एक। लेफ्ट हैंड साइड को 1 था ना, राइट हैंड साइड 1 इनटू दिस वाली इंटीग्रेशन, ठीक है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 5.3 है, ठीक है। तो ये क्या होगा? डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? यस। हाँ, तब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये था इंडिविजुअल वेलोसिटीज का कंपोनेंट, ठीक है। फिर हम इसको तीनों दिशा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.8 आ जाएगा। हमको ये नहीं चाहिए। वाई? आई वांट the magnitude of the vector velocity, not its individual component, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब हम थोड़ा सा एक हल्का सा ये स्पेस आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब तक जो है आप कोऑर्डिनेट स्पेस को जानते थे, सिमिलरली एक बार हम वेलोसिटी स्पेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे इंस्टेड ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट लाइक एक्स वाई जेड वी हैव वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर का जो है, वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। समझ में आ रहा?
ये स्पेस क्या है? दिस इज नॉट योर पोजीशन कोऑर्डिनेट स्पेस, इट्स अ वेलोसिटी स्पेस। ठीक है, तो इस वेक्टर में मान लो जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी का, एंड व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स अलोंग दिस थ्री एक्सिस आर इट्स थ्री कार्टेशियन कंपोनेंट्स। तो ये स्पेस समझ में आई? ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, समझ में आ रहा? यस सर। फाइन। यस सर। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, ये स्फीयर क्यों है? ठीक है, अब सर्कल का इक्वेशन आप पढ़े थे, स्फीयर का भी पढ़ोगे, मैथ हो ना, मैथ का तो भी पढ़ाया जाएगा। सर्कल का क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेड कंपोनेंट भी मार देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट बिकम्स योर इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, फाइन। तो इसका मतलब है एनी डेटा सेट such that any data set vx, vy, vz such that vx square plus vy square plus vz square if equal to r square, then that data set or that point lies on the sphere। समझ में आ रहा? स्फीयर का मतलब वही होता है ना, लाइक सर्कल का क्या मतलब है? अगर मैं एक सर्कल बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, दैट मीन्स एनी डेटा सेट एक्स वाई सच दैट x square plus y square equal to a square satisfy, then that point lies on the circle। ये तो हम लोग जानते हैं क्लास 12 के फंडे से। माने उस सर्कल में कौन कौन सा पॉइंट रहेगा? जिसके पोजीशन कोऑर्डिनेट के x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज a स्क्वायर। ओके, सर्कल का तो ये डेफिनेशन था। क्या हुआ, सर्कल में कंफ्यूज हो गए? सही है ना? यस सर, समझा। सो इन द सिमिलर वे स्फीयर का भी वही कॉन्सेप्ट है। मान लेता हूं कि एक वेलोसिटी है v, उसका तीन कंपोनेंट है vx, vy एंड vz। नाउ आई से if vx square plus vy square plus vz square equal to some constant r square, then I say that the velocity vector, tip of the velocity vector lies on a sphere। इस स्टेटमेंट का कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। गुड। अच्छा, तो स्फीयर अगर होगा तो मान लेता हूं कि एक सेल जो किसके बीच में है, v टू v प्लस dv। ठीक है, स्फीयर माने तो पूरा बॉल है, सेल माने बॉल का छिलका। ठीक है, तो छिलका का वॉल्यूम क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। है कि नहीं? नहीं। कैसे हुआ? यस सर। एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, थिकनेस डी आर, मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम मिल जाएगा छिलके का। ओके, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि डिफरेंशियल एरिया फॉर। ठीक है, सो हमें 5.9 समझ में आई? यस सर। जी सर। गुड। यस सर। अब हम ये कह रहे हैं कि देन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्पीड। नाउ स्पीड क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड बिटवीन v टू v प्लस dv कैन बी डिफाइंड एज f of v dv। ठीक है, ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाद में इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको लिख रहे हैं f of v dv, एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड this represents a range, not a discrete value, because my random variable, अगर हम statistical mechanics की बात करें, statistics की बात करें, is continuous। ठीक है, not discrete। so इसलिए हमें एक range की जरूरत होगी। फाइन। तो इन रेंज के बीच में v टू v प्लस dv, इस रेंज के बीच में कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? f of v dv से। फाइन। सो सर ये इक्वेशन 5.10 समझ नहीं आई। हाँ, तो ये क्वेश्चन 5.10 ऐसा है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो छिलका था, सेल था, उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किए हैं। ठीक है, जो 4 पाई v स्क्वायर dv, इसमें से 4 पाई कांस्टेंट में एब्जॉर्ब किए हैं। ठीक है,
क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी जब भी रहेगा देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट। फाइन, तो 4 पाई को हम कांस्टेंट में एब्जॉर्ब कर लिए, सो वहां से बाकी रह गया v स्क्वायर dv मल्टीप्लाइड बाय योर बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट क्या होता है? हाफ एम v स्क्वायर बाय k बीटा t। समझ में आया? यस सर। क्यों किया सर मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई इसलिए किए कि हमें मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन निकालनी है, और मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन हम तब निकाल सकते हैं, हम ये मान लेंगे कि मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्पेस की वॉल्यूम। ठीक है, माने ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर जो थिकनेस है उसके प्रोपोर्शनल है, ये हम मान लेंगे। क्योंकि 5.9 क्या था? वो जो छिलका था, सेल का जो वॉल्यूम था वो 5.9 था। अब मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन जो कि v टू v प्लस डी के अंदर होगा, माने मेरी स्टेटमेंट को समझो। अगेन लुक एट फिगर 5.3। 5.3 क्या देता है? इस सेल के अंदर कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स रहेगा? टेल मी। ये जो वेलोसिटी स्पेस में मैंने एक सेल बनाया हूं, एक संतरे का छिलका बनाया हूं, ठीक है? उस संतरे के छिलके के अंदर वेलोसिटी स्पेस में कौन कौन सी मॉलिक्यूल रहेगा जिसकी स्पीड v टू v प्लस dv होगी? Vx, Vy, Vz can be any value, any combination of value, but they have to satisfy that square rule, Vx square plus Vy square plus Vz square equal to V square। ठीक है, तो समझ में आया? तो उस छिलके के अंदर वही सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिसकी स्पीड होगी v टू v पाई dv। समझ में आ रहा? दैट मीन्स हम मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन को वेलोसिटी स्पेस के वॉल्यूम के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, अगर ये हम समझ में आ गए तो मैथमेटिक्स में कक्षा 10 में पढ़े थे a is proportional to b, a is proportional to c, that means a is proportional to b into c है। यस सर। तो एक प्रोपोर्शनलिटी तो आपकी वॉल्यूम हो गई, दूसरी प्रोपोर्शनलिटी बोल्ट्जमैन फैक्टर था, दैट मीन्स ये फंक्शन प्रोपोर्शनल टू a into b हो गई 5.10। अब हम वही कहानी फिर से करेंगे। ये क्या था? प्रोपोर्शनलिटी। इक्वालिटी में लिखेंगे सम कांस्टेंट a मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, जो ऊपर किए तो वही नीचे भी करेंगे। समझ में आया? यस सर। फिर क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को 0 टू इनफाइनाइट के बीच में इंटीग्रेट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया? v कैन नॉट बी माइनस because it's the speed magnitude, it's a positive quantity। तो f of v dv को 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आया? बोल रहे भाई, जो हम पहले वाले किए थे। यस सर। हेलो। जो हाँ 5.10 को हम वही काम करेंगे। 5.10 को हम इक्वालिटी में लिखेंगे सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, देन लेफ्ट हैंड साइड को 0 टू इनफाइनाइट में इंटीग्रेट करेंगे, दैट विल बी 1। सो मेरे पास क्या रहेगा? राइट हैंड साइड सम कांस्टेंट a मल्टीप्लाइड बाय इसका इंटीग्रेशन। हाँ भाई बोलो, किसी को कुछ कहना हाँ है? सर, पर इसके पहले बार तो उसके अंदर अपने जो इंटीग्रल किया था वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था, पर इधर हाँ। 0 से इन्फिनिटी है इधर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम जो स्पीड है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिए हैं, नोट 3, दैट इज व्हाई इट विल बी नॉट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। देखो ये नोट लिखा है ना, स्पीड सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर पॉजिटिव क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। फाइन। सो अब हमको ये वाली इंटीग्रेशन निकालनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है? v स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर e टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर dx। समझ में आ रहा? अल्फा इज अगेन m by twice k बीटा t। समझ में आया? ये वही है ना? What is this integration? It is nothing but x square e to the power minus alpha
एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही है ना? Yes, And sir. alpha is nothing but m by twice k beta t. Okay. हाँ ना नहीं बोलेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। Yes, sir. हाँ yes, सर। sir, yes. अब हम चलते हैं इसके जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसी किताब के लास्ट में दिया हुआ है, उसको यूज करेंगे। ये देख इक्वेशन सीट 7, वो क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज हाफ रूट ओवर पाई बाई अल्फा क्यूब। ठीक है, Sir. समझ में आया? हाँ। सो हमको क्या करना है? हाफ मारना है, रूट ओवर पाई बाई अल्फा क्यूब करना है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है। इशू क्या है? ये इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। ठीक है, एंड दिस इज तो वो हाफ हो एंड दिस इज अ इवन फंक्शन, सारे के सारे स्क्वायर है, तो अगर 0 टू इनफाइनाइट करेंगे उसका आधा। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे 1/4 है और नथिंग बट पाई बाई अल्फा क्यूब है। समझ में आया? बोल रहे भाई? हाँ yes, सर। sir. Yes, sir. सो समझ में अगर आ गया तो 5.12 समझ में आया? हाँ यस सर। सर। तो फिर वही तरीके से कांस्टेंट को उलट देंगे, इनवर्स ऑफ 5.11, दैट बिकम्स माय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड दिस वाज द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन थोड़ी ऊपर करो ना, 1 मिनट। ठीक है। एंड प्लीज मैं तो शेयर नहीं कर सकता, आप लोग इस किताब को शेयर कर लो, मोबाइल में हो, प्रिंट लेना हो, यू टेक इट, बिकॉज आई विल टीच इट फ्रॉम दिस बुक। एकदम ऐसे करके कान पकड़ के इसी से कराएंगे, कहीं डाय बाय नहीं देखेंगे। घोड़ा जैसे दौड़ता है ना, ऐसे लगा देता है, सीधा दौड़ता है। हाँ, कौन से चैप्टर प्रिंट करवाए? ये है चैप्टर 5, देखो ना, 5.12 मीन्स चैप्टर 5 और किताब का नाम है स्टीफन ब्लंडेल। सर वो यस सर, डाउनलोड हो गई है बुक तो। भी करती हूँ ना। हाँ, तो तुम डाउनलोड करो, मैं शेयर नहीं करूंगा, ये इलीगल है। नहीं सर, हो गई हमसे तो। अब तो वो अपना करो ना, तो हम थोड़ी ना देखने जा रहे हैं। आई विल नॉट गिव यू, आई कैन नॉट गिव यू, यू टेक इट, इट्स ऑन योर, you take it, use Xerox, everything is illegal, you do it, I will not give you, क्योंकि this is a university system, मैं ये काम नहीं कर सकता। कोई भी, ये देखो ना, फिर से हमको वापस जाना पड़ेगा इस चैप्टर को छोड़ के। कोई भी किताब जो है वो एक कंपनी छापता है और उसके ऊपर लिखा रहता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है आप उस किताब को ना जेरोक्स फोटोकॉपी कर सकते हो, ना ही शेयर कर सकते हो, यू हैव टू परचेस इट, दैट इज व्हाई आई कैन नॉट गिव यू दैट बुक। तुम जुगाड़ करो अपना। ओके, तो हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को सीख गए, सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, ये बताओ। यस सर। एंड हाउ इट लुक्स लाइक, नहीं सीखे हैं? कौन कौन नहीं सीखा? So how it looks like, it looks like figure 5.4। ठीक है, फिगर 5.4 जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फिगर का मैथमेटिकल फॉर्म है। एक्स एक्सिस में क्या है? v by v max। ठीक है, तो इट्स आल्सो लाइक ए गॉसियन, बट इट्स नॉट ए गॉसियन, इट्स क्या कहते हैं, स्क्रू है, थोड़ा सा आपके एसिमेट्री है राइट टेल में। फाइन, अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालेंगे। जो ये ट्रायंगल होता है इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। एंड अगर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट कहेंगे तो हम कहेंगे स्टैटमैक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, एंड दिस इज माय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इनसेंबल एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको कैसे करेंगे, कोई भी एक जो है
एक मान लो स्टैटिस्टिक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्वांटिटी एंड सम ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, दैट मीन्स समेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ओके। इंटीग्रेशन में क्या होगा, वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्वांटिटी इंटीग्रेट फ्रॉम ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो 5.13 का मतलब समझ में आया। इंटीग्रेशन कैसे हुआ वो बाद में आते हैं। ये फर्स्ट टर्म v इंटू फंक्शन ऑफ v dv कैसे आया, ये समझ में आया। हाँ सर, LHS समझ में आया। हाँ ये सर LHS आ गया। और सर सिमिलरली वो वी कैन मतलब टेक, वैल्यू कैसे आई? क्लियरली बता ना, तुम मुझे सुना ही नहीं दे रहा। सर वैल्यू कैसे आई वो समझ में नहीं आया, मतलब इंटीग्रेशन करना है वो क्लियर है, लेकिन वो वैल्यू नहीं आई समझ में, कैसे आई? हाँ वो मैं बता देता हूँ, वो तो मैं बताया ही नहीं, लेकिन ये फंडा समझ में आ गया ना, ये हमको करना क्या है। सर अच्छा, आप एक बार लिख के दिखाइए ना सर, वो इधर टीम्स में सर, वो नोट्स में टीचर सब ऐसे कोई कॉन्सेप्ट होता है ना, तो वो सर थोड़ा सॉल्व करके हमको दिखाते हैं डिराइव करके। डिराइव करके कर सकते हैं, बेटर आई विल गिव यू व्हाट आई कैन टेक इट, दैट इज द शेयरिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें मैं लिख के फोटो खींच के दे सकता हूँ, बट इज इट रिक्वायर्ड नाउ, let me finish my class, maybe in the next class I will take a note, then I will take a photocopy and then I will share it, that is possible। यहाँ हम थोड़ा इस चीज़ को पहले समझ ले, बिकॉज आगे का जो भी पोर्शन है ना, जैसे आप विस्कोसिटी का डेरिवेशन, कंडक्टिविटी का डेरिवेशन, डिफ्यूजन का डेरिवेशन, मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन, ये हर जगह पे इक्वेशन 5.12 यूज होगी। तो इक्वेशन 5.12 को समझना बहुत ज़रूरी है। फाइन, तो हमें थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने ये जो इंटीग्रेशन अभी जो एक स्टूडेंट ने कहा कि कैसे हो रहा, दिस इज वेरी इजी, उसका कोई इशू नहीं है, बट जस्ट यू टेल मी कि इक्वेशन 5.12 में कोई दिक्कत है, मैंने इसकी कॉन्सेप्ट को समझने में। I again repeat that what function of v dv represent, तो function of v dv represents my fraction of molecules with speed between v and v plus dv can be defined by function of v dv, ठीक है। ये समझ में आ रहा, इसका मतलब क्या है, मैंने फिजिकली इस चीज को अब समझना है, क्योंकि आगे जो भी होगा इसी के बेसिस पे होगा, एंड दिस वाज द टफेस्ट पोर्शन टू इंट्रोड्यूस, बाकी बहुत इजी है। ये आपको समझ में आया कि व्हाट मींस हम क्या करना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है। सर वो हाँ? आपने वो छिलके वाला बोला वही ना, कि छिलके में कौन से कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ, दैट मीन्स छिलका नहीं, छिलका तो मैं आपको बोला हूँ, ये सेल कहते हैं। डोंट रिपीट माय वर्ड। लुक, तो फिजिकली ये क्या है, जस्ट लुक एट द फिगर 5.3, हमको बस फिजिकली चीजों को समझना है, दिस इज फिजिक्स, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। हमने क्या किए थे, एक वेलोसिटी स्पेस को कल्पना किए थे, वी हैव ड्रॉन इट, ठीक है। उसका तीनों एक्सिस था, Vx, Vy एंड Vz। फाइन, अब क्या कर रहे हैं कि तो पहले वेलोसिटी था, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया v। फाइन, अगर मैं मैग्नीट्यूड v ले लिया तो ये मैग्नीट्यूड v क्या करता है, एक स्फीयर को बनाता है, सो दैट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया था। Then I say that what is the volume area such that my velocity is between v to v plus dv, that is represented by this cell between v and v plus dv,
फाइन, दैट मीन्स ये जो सेल है इसके अंदर कोई भी पॉइंट अगर हम ले माने इस सेल के अंदर कोई भी पॉइंट, दैट मीन्स कोई भी पॉइंट अगर हम ले तो उसकी कंपोनेंट क्या होगा, सम वैल्यू ऑफ Vx, सम वैल्यू ऑफ Vy एंड सम वैल्यू ऑफ Vz, है कि नहीं? फाइन, समझ में आ रहा? उस सेल के अंदर देन बाय डेफिनेशन अगर हम Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर करते हैं दैट बिकम्स V स्क्वायर। ये समझ में आ रहा? Yes. For example, suppose in my chamber one molecule is moving like this, ठीक है, like this, fine। तो उसका एक Vx कंपोनेंट होगा, एक Vy होगा एंड Vz होगा, वो वेक्टर सम करके V बनाता है, फाइन। Another molecule is moving suppose like this, ठीक है, तो उसका भी एक Vx होगा, एक Vy होगा, एक Vz होगा, लेकिन दोनों वेक्टर अलग है, दोनों के Vx, Vy, Vz सब अलग है, ओके फाइन। लेकिन अगर V square of first vector and V square of second vector are same, then both of those molecule will represent some point in this cell। ये समझ में आया? Yes, sir. माने इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है वो पैरेलल मूव कर रहा, ऐसा है नहीं। ये सिर्फ इतना बताता है कि इस सेल के अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स है जिसकी वेलोसिटी v एंड v प्लस dv के अंदर है, ओके। द मॉलिक्यूल कैन मूव लाइक दिस, मॉलिक्यूल कैन मूव लाइक दिस, मॉलिक्यूल कैन मूव लाइक दिस, ऑल पॉसिबल वैल्यू, बट द स्पीड इज सेम। समझ में आया? Yes, sir. We are playing with the assembly of molecules, तो हमको स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। My vector can be any direction, but I require the speed, fine। फिर हमने ये सारे मैथमेटिक्स किए उस स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, कितने मॉलिक्यूल्स, सपोज एक सिलेंडर है उसमें 10 मोल है, 10 × 10⁻23, तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स का मान लो एक पर्टिकुलर रेंज में होगा मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, ठीक है, वो हमको चाहिए। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5.12, ओके। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब 5.12 में क्या क्या है? What I have in 5.12, one is mass, मॉलिक्यूल के मास, ठीक है। So distribution is affected by the mass, second of course the velocity, and third most important thing is the temperature, fine, because I have a temperature factor also। समझ में आ रहा है? इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम थोड़ा देखते हैं तो इसके अंदर एक टेम्परेचर भी है। वन टर्म इज T⁵ इन फ्रंट, अनदर वन एक्सपोनेंशियल इनवर्स T, दिख रहा है ना? So this function depends upon mass, mass, so parameters are mass and temperature। तो अगर मास अगर फिक्स हो जाता है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर चोजन मॉलिक्यूल है, असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मास तो फिक्स हो गई, बट स्टिल द डिस्ट्रीब्यूशन विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, फाइन। So temperature plays a very important role in molecular distribution। So even if your mass is same molecules को अगर आप हीट अप करोगे डिफरेंट, तो उसकी वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होती रहेगी, ओके फाइन। तो 5.12 को समझना बहुत जरूरी था। इसके बाद हम देखें एवरेज वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। ये नथिंग बट एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, इसीलिए हम उसको ट्रायंगल में लिखते हैं, ठीक है। रिमेंबर ऑलवेज राइट टू इन ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब है स्टैटिस्टिकल एवरेज। कौन सी स्टैटिस्टिक्स? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ओके फाइन। Yes, sir. अगर ये है तो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड क्या होगा? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी होता है एवरेज वैल्यू ऑफ v² ही होगा। काइनेटिक एनर्जी एवरेज वैल्यू ऑफ v² हम कहाँ से निकाले थे? ऊपर से निकाले थे, थ्राइस k βT,
ठीक है, तो वी स्क्वायर को कैसे निकाले थे, वी स्क्वायर इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको इंटीग्रेट किए थे 0 to इनफाइनाइट। फाइन, तो वी स्क्वायर का एवरेज वैल्यू आ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी 3/2 k बीटा टी। ओके, समझ में आ रहा इक्वेशन 5.17? एवरेज वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर क्या था, थ्राइस के बीटा टी बाई एम। ठीक है, इसके साथ हाफ एम गुना करोगे तो क्या होगा, 3/2 के बीटा टी। ओके, हाँ यस हाँ सर। ना, ये समझ में आया था? Yes, हाँ sir. बोलो, नहीं समझ में आया बोलो, कहाँ नहीं समझ में आया? ओके, सर 5.14। 5.14 कैसे आया? हाँ हाँ, तो उसको तो हम कराएंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ होने के बाद, अगर यू अंडरस्टैंड इट देन कैन यू अंडरस्टैंड 5.17? यस सर। यस सर। नाउ ट्राई टू फिल, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो है इक्विपार्टीशन एनर्जी। दैट मीन्स ये वाली लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये क्या कहता है कि यहाँ पे आप बताओ, ये जो हम मोल नो डिग्री इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, नो वेलोसिटी, नो पोटेंशियल एनर्जी, तो इस मॉलिक्यूल्स की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी? आइडियल गैस मॉलिक्यूल की, ये सब पढ़े हो, आइडियल गैस पूरा आपके सिलेबस है। मोनोएटॉमिक। हाँ, मोनोएटॉमिक कितना? 1 तो कहाँ है? बाकी ट्राई करो। एक आइडियल मोनोएटॉमिक, मान लो कार्बन एटम, ये चारों तरफ उछल कूद मचा रहा, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 0। एनी अदर? 3। Good, because it can move along x axis, it can move along y axis, it can move along z axis, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अच्छा, अगर रिजिड नो पोटेंशियल एनर्जी, सीसी बॉन्ड है, सीसी को क्या कहते हैं, C111C, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, क्या होता है वो? तुम लोगों की केमिस्ट्री मेरी तरह है। C2 को क्या कहते हैं? मान लो आसपास HP लगा दिए, ट्रिपल बॉन्ड में ई आएगा। हाँ, इन ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। इथाइन थाइन। प्रोपेन होगा ना, आपके अल्कलाइन होती है, तो अल्कलाइन होती है, तो केमिस्ट्री तो माशाल्लाह। चलो, अच्छा, तो अगर इंटरनल वाइब्रेट नहीं करता है तो क्या होता है, क्या होती है? तो हर एक के लिए 3, दैट मीन्स 6, ऐसा नहीं है, ये वाली अटक जाएगा। सर Fine, एक के लिए ठीक है। 3, बाद 5, इसके बाद 7 है, ऐसा होता है वो। ओनली सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए 3 होता है, वाइब्रेशन हाँ। आ जाए तो 5 हो जाता है, और अगर ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन तीनों हो तो 7 आता है। 3, 5, 7, 5 किस में आगा? रोटेशन नहीं है ना, वाइब्रेशन भी नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन। 2 एटम के लिए क्या होगा? सर 5 तो होता है ना? डायटोमिक के लिए होता है ना। डायटोमिक में अब ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड रिजिड है कि नहीं। मान लो बॉन्ड अगर फिक्स है, माने ये दोनों कार्बन एटम आपस में या दूरी जा ही नहीं सकता, तब so it will behave like a rigid unit, right? हाँ, of course there can be a rotational part. जब भी आप 2 ले दोगे तो along the bond तो नहीं होगा, perpendicular होगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, रिजिड के लिए। अच्छा, तो ये क्या दिखाता है इक्वेशन 5.17 कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में माई एनर्जी है हाफ के बीटा टी। दैट इज वाई टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 के बीटा टी। समझ में आया? यस सर। तो इसी को कहते हैं इक्विपार्टीशन एनर्जी। दैट मीन्स अगर मेरे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो मेरा एनर्जी होगा 5/2 के बीटा टी। ठीक है, तो
तो हाफ के बीटा टी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यही है इक्विपार्टीशन एनर्जी, उसका फंडा। लेकिन ये क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा हाँ, अब हम आते हैं ये डेरिवेशन में, एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा ये बताओ हमें, ये जो इक्वेशन 5.12 है, ठीक है, इसके साथ v स्क्वायर ऐड करेंगे तो मेरा फॉर्म क्या आएगा, v⁴, ठीक है। ये कांस्टेंट को छोड़ दो, पहले जो है 4/√π ब्ला 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 सब हटा, तो सीधा जो इंटीग्रेशन का पार्ट है क्या आ रहा, v⁴ e सम कांस्टेंट v स्क्वायर dv, दैट मींस x⁴ माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx, ऐसा है? हाँ सर होगा। अगर होगा तो 5.8 समझ में आ रहा, सी 8 सर वो v के पावर में 4 कैसे आया नीचे इक्वेशन में? हाँ ये क्या था, 5.14 में v स्क्वायर इंटू एफ ऑफ v, तो v स्क्वायर का 2 और एफ ऑफ v में तो v स्क्वायर ऑलरेडी बैठा है, तो 4 नहीं होगा। ओके ओके हाँ होगा। तो मेरा ये वाली इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर e⁴, ये वाली इक्वेशन बन रही है c8 x⁴ e माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx, ये बन रहा। हाँ हाँ बनेगी, ये बनेगी ना, बस तो बनेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, c/8, रिमेंबर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, उधर 0 टू इनफाइनाइट है, ठीक है। तो c/8 √π/α⁵, ये बन रहा। यस सर। चलो, तो और अल्फा की वैल्यू वही रहेगी m/2 के बीटा टी, वही चीज किया है, ठीक है। हे राम, समझ में आ रहा। फिर वहां 3/2, इधर 5/2 कट जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी। फाइन, करके देखो। ओके, तो हम लोग आज क्या क्या किए, एवरेज वैल्यूज ऑफ v, एवरेज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, बोल्ट्जमैन का डेरिवेशन एंड काइनेटिक एनर्जी निकाल ले। बहुत स्लो जा रहे हैं भाई। ये यहां तक समझ में आया है? सर अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब हम सबसे, क्योंकि देखो तब हम क्या किए हैं, जो पहला था डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन बाद में कराएंगे, बहुत इजी है। तो मेन जो पोर्शन था सिलेबस, जिसमें मैंने अभी हाईलाइट किया हूँ, यही मेन कॉन्सेप्ट था, ये हमको समझ में आ गई। ओके, हाँ ना बोल भाई। हाँ सर। Because you are 92 peoples, हाँ? Yes sir. Okay, good. So we are 92 peoples. तो नेक्स्ट क्या है मेरा मीन फ्री पाथ। अब ये बताओ, आगे पढ़ना है कि आज छोड़ दे? छोड़ दे। हाँ हाँ सर, इतना बार बार समझे हैं। हाँ? हाँ सर। कोई भी स्टूडेंट को अगर ये पूछा जाए कि आज छोड़ दे, तो क्या कभी कह सकता है नहीं? ये बताओ। कह सकता है अगर इंटरेस्ट हो तो। बोली तो अगर कह सकता है इंटरेस्ट हो, तो भाई एक बात बता, एक ही चीज मैं 2 बार पढ़ाया हूँ, तेरे को इंटरेस्ट क्यों नहीं आया? ये बता, कहाँ अटक गए? सर कीपैड पे सॉल्व करो आप, तो मजा आएगा। हाँ सर, आप अगर सॉल्व करते हो खुद से अगर, तो हमें मजा आता है। सॉल्व बोर्ड पर। हाँ सर। स्लाइड बना के पढ़ाएंगे, बट आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई वांट यू पीपल रीड दिस बुक। इस वजह से मैं बुक का एक एक सेंटेंस को आपको समझा रहा हूँ। स्लाइड में तो बहुत आसान है, 4 इक्वेशन लिख के निकल गए। मैं ये चाहता हूँ कि अब इस किताब को पढ़ो, इसलिए इस किताब के एक एक लाइन को मैं फोकस कर रहा हूँ।
हाँ सर, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है पूरा। मैं इसीलिए एक एक लाइन को मैं उठा उठा के उसको समझा रहा हूँ कि माई इंटेंशन इज यू रीड दिस बुक। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ो, आप इस किताब को लो, पढ़ो, एक एक लाइन को मैं उठा उठा के पढ़ा रहा हूँ। स्लाइड में क्या होगा, ये चीज़ें नहीं होगी। आई कैन डू इट, मे बी इन द रिविजन आई विल डू दैट, बट रिविजन इज रिविजन आफ्टर वी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। लेकिन जब तक मैं सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आई वॉन्ट each line of this book you read and I will follow each line। मैं फर्स्ट रीडिंग जब सब्जेक्ट को समझना है मैं ऐसे ही कराऊंगा, पूरा इसी के एक एक वर्ड से हम पढ़ाऊंगा। वंस वी हैव डन तो रिवीजन में मे बी आई विल बी इन द बोर्ड, जहाँ आप अटकोगे वहीं से हम करना शुरू करेंगे, दैट विल बी इजी। बट व्हेन वी आर रीडिंग इट, बिकॉज इसमें क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा। एंड अभी आप लोग क्या किए हो ना, आपके पास मोबाइल पे देख रहे हो, किताब आपके पास है नहीं, तो ये दिक्कत है। आई एडवाइस यू टेक द प्रिंट आउट, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत मोटा तो है नहीं, 483 का है। एंड आई कैन टेल यू, ओके दैट 1 मिनट। देखो इसमें करना क्या है, आप काइनेटिक थ्योरी, दैट मीन्स यू गो पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 कौन सा पेज है, आपका पेज नंबर कौन सा है रे, 45, 64, 50, हाँ 46, ठीक है 46 से। तो आप काइनेटिक थ्योरी 46 से लेके, मैं बता रहा हूँ, ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूल ये जरूरी नहीं है, चैप्टर 7 भी जरूरी है, एक जगह है उसकी, मीन फ्री पाथ एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, चैप्टर 9, ठीक है, अप टू चैप्टर 9, दैट मीन्स चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9। तो चैप्टर 9 मीन्स कितना पेज है, 45 से आपका है, ये कौन सा है, 45 से मान लो 87, तो कितना 40 पेज। ये 40 पेज आप जेरोक्स करवा लो या प्रिंट आउट ले लो, ठीक है। मैं जहाँ यूनिवर्सिटी के पास जो है, यहाँ तो बहुत ही सस्ता लेता है, तो यहाँ पे 2 साइड का 1 रुपया 25 पैसा लेता है। सो यू इन्वेस्ट 30 रुपीज एंड यू टेक प्रिंट आउट, ठीक है। बस ये 5 चैप्टर, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें पूरी कोर्स है, ठीक है। तो बिकॉज हाँ मैं समझ रहा हूँ यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग द मोबाइल, उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, बिकॉज बहुत ही कम लोगों के पास लैपटॉप है, आई अंडरस्टैंड दिक्कत क्या हो रहा। अच्छा ये सॉरी ये बताओ, आप लोग बड़ौदा से हो कि आप लोग कुछ विलेज से भी हो, माने कंट्री साइड से भी हो, माने आपका हाँ लोकेशन सर, कैसा है? विलेज से हैं। मैं बड़ौदा बड़ौदा से है। राजस्थान। मांडवी मांडवी। मांडवी, अच्छा तो माने 30-35 पेज जेरोक्स लेने में बहुत इन्वेस्टमेंट होगी? नहीं सर। नो सर। बिकॉज आई नो वेयर आई एम, वहाँ पे मैक्सिमम 1 रुपया 25 पैसा होता है, बट इफ आई गो टू द सिटी सेंटर लाइक वेयर लाइक सुरसागर, एनी सेंट्रल एरिया, तो वहाँ पे कॉस्टली होता है। सो इट ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। तो मुझे नहीं पता है गांव में कैसा होगा, बट इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेक ए प्रिंट आउट अराउंड 40-45 पेज?